हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 का सामाजिक विषय जो कि सोशल साइंस है, हमारी बुक है। इसमें 4 बुक आते हैं। राजनीतिक विज्ञान ये उसका है क्लास 9 चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। ठीक है आपका। तो उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। न्यू एनसीईआरटी जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग है ये। जिसमें अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये क्वेश्चन आंसर। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने अतिरिक्त क्वेश्चन भी ऐड किए आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। अभी हम चलते हैं इस पर। न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2025-26 के हिसाब से। और ये आगे है आपका अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1 है आपका, चुनाव क्यों होते हैं और इनके बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए हैं और इसका उत्तर भी हमने आपके देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ग आपका, चुनाव लोगों की न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आपका प्रश्न 2, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं देता। तो इसका भी आंसर हमने देखिए लिखा है, भारत में दुनिया सबसे ज़्यादा मतदाता है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा क आपका। ठीक है बच्चों, तो बाकी सारे ऑप्शन भी आपको पढ़ना है, उसके तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। ठीक है, पेपर में ऐसे ही आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसके अंदर है बच्चों आपका, निम्नलिखित में से मेल ढूंढें। तो इसमें देखिए आपका क ख ग घ दिया हुआ है, उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसमें सही मैचिंग आपको करना है। तो ये है आपका क्वेश्चंस, इसकी मैचिंग हमने आंसर में आपके लिए बनाया है। तो ये देख लीजिए, ये है आपका आंसर। इसमें मैचिंग देखिए, ये क है, क का हो जाएगा 4, ख का हो जाएगा 1, ग का हो जाएगा 2 और घ का हो जाएगा 3। तो ये आंसर है, देख लीजिए। इसको उसी से पढ़ लीजिए। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधित सभी गतिविधियों की सूची बनाएं। इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने से काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले हैं: चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, नतीजों की घोषणा, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करना। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमने फिर देखिए आपका आंसर बनाया है, इसको देखिए बड़े ध्यान से। ठीक है, तो ये है आपका मतदाता सूची बनाना, उत्तर चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना, चुनाव अभियान, चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, वोटों की गिनती, चुनाव नतीजों की घोषणा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और इसके अंदर देखिए 3 पॉइंट दिए, तीनों को एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन में दिया चुनाव प्रचार, मतदान के दिन, मतगणना के दिन। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं आंसर पे, उत्तर पे चलते हैं। तो आपका हो गया पहला, फर्स्ट का चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारी की जिम्मेदारी है कि चुनाव आचार संहिता को लागू किया जाना चाहिए। उम्मीदवार और राजनीतिक दल जाति धर्म के आधार पर वोट न मांगे, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना, धमकी देना आदि को रोकना, चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल ना हो। ठीक है बच्चों, उसी तरह से खा आपका है, मतदान के दिन चुनाव अधिकारी को ध्यान देना होगा कि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, मतदान निष्पक्ष हो और कोई भी फर्जी वोट न डाल पाए। उसी तरह से ग है आपका, मतगणना के दिन, जिस दिन वोटों की गिनती होती है उस दिन क्या होता है, चुनाव अधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष तरीके से हो। इसके लिए चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों का साथ एक साथ खोली जाती है। सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है कि वो जीत गए हैं चुनाव। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। इसमें दिया है आपका प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज में विभिन्न समुदायों के सदस्यों का अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज के इन समुदायों की आबादी के अनुपात में कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसदीय चुनाव में आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो किस समुदाय के लिए, अगर क्यों नहीं। तो ये है आपको क्वेश्चन, और ये इसका टेबल दिया हुआ था क्वेश्चन में, देख रहे हैं। अश्वेत का 8, अमेरिकी समाज में 13, हिप्सनेक में अमेरिकी सभा में इतना, और अमेरिकी समाज में 13, श्वेत का 86 और 76, 86 और 76। तो इसका आंसर है बच्चों, उपयुक्त तालिका के आधार पर मैं अमेरिकी संसद के चुनाव में
हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण का सुझाव दूं, क्योंकि हिस्पैनिक समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये है आपका बच्चों प्रश्न नंबर 7। क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत कीजिए। तो चलते हैं हम फर्स्ट क में। भारत के चुनाव आयोग के देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराए जाने का लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। इस राय से असहमत हैं हम। क्यों बच्चों? ठीक है, इस असहमत है। भारत के चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकार होते हैं। तथ्य क्या है इसके? तो देखिए, तथ्य के साथ बताना है इस आंसर को। तो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सारे प्रशासनिक अधिकार चुनाव आयोग में पास आ जाते हैं। चुनाव आयोग के पास अधिकतर अधिकार होता है कि वो उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को दंडित कर सकता है। ठीक है, चुनाव में कोई प्रतिनिधि गड़बड़ करता है, पैसे देता है, तो उसके ऊपर चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। अब चलते हैं ख में। हमारे देश के चुनाव में लोगों को जबरदस्त भागीदारी होती है। उत्तर, तो यह कथन सत्य है। तो इसका तथ्य क्या है? भारत में लगातार मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। हमारे देश में 32% लोग चुनाव की गतिविधियों में किसी न किसी रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ग में। सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, यह कथन असत्य है। तो इसका भी तथ्य दिया हुआ है, मतलब रीजन दिया हुआ है कि क्यों। सत्ताधारी दल के प्रति जनता का गुस्सा ज़्यादा होता है, अतः सत्ताधारी पार्टी को चुनाव जीतना मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम उनके कामों को याद करते हैं कि कौन कौन से उन्होंने काम किए थे, कौन से काम उनके वादे अधूरे रह गए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम घ में। अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो यह कथन सत्य है। तो इसका तथ्य क्या होगा? तो तथ्य देखिए बच्चों, चुनाव में धन बल के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को राजनीति से दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अच्छे साफ सुथरे लोग आएंगे तभी राजनीति अच्छी चलेगी। नेता हमारे लिए सोच सकते हैं देश के लिए, नहीं तो आपराधिक छवि वाले होंगे तो वो फिर कानून व्यवस्था को सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मामले का दोषी माना था। दोनों को अदालत ने चुनाव में लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? उसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो उत्तर, यह फैसला लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। तर्क, क्योंकि चिन्नप्पा और सतबीर दोनों ही न्यायालय द्वारा दंडित किए जा चुके हैं। वे दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये दोनों देश के अच्छे व आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए, इसलिए उन्हें चुनाव के योग्य नहीं मानना चाहिए। ठीक है, जब तक ये सजा नहीं काट लेते। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों की चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। क्या ये देश के हमारे चुनाव सुधार के लिए भारत में कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? जैसे पहला है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों में से उम्मीदवार को पक्ष में दर्ज किया गया है। वोटों में से उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज किया गया था। ठीक है, तो उत्तर है, नाइजीरिया को मतगणना में पारदर्शी तरीके अपनाने चाहिए। भारत की तरह मतगणना प्रक्रिया उम्मीदवारों के एजेंट के सामने होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर ख पे। तो ये है आपका प्रश्न नंबर ख। फिजी में चुनाव के ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा होगा। यह भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसका उत्तर बच्चों, इस तरह की घटना पर फिजी के चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को दंडित करना चाहिए। नहीं मानने पर उन्हें चुनाव से निष्कासित कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न ग पे। अमेरिका में हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले किए। उनके इस फैसले से कोई नहीं बदल सका। इसका उत्तर हो जाएगा, अमेरिका को चाहिए कि पूरे देश की चुनाव प्रक्रिया समान होनी चाहिए। प्रक्रिया भारत की तरह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और ये आ गया आपका प्रश्न 10।
भारत में चुनाव गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले की समस्या की पहचान कीजिए, इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो उत्तर क्या होगा इसका? ये है समस्या। पहले जाते हैं समस्या में कि इस मामले में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है, क्योंकि एक बार चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद आप कोई भी नया घोषणा नहीं कर सकते, कोई नया स्कीम नहीं ला सकते। सुधार क्या होगा इसमें? चुनाव आयोग को चाहिए कि मंत्री के इस फैसले को निरस्त किया जाए और मंत्री महोदय को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। ठीक है बच्चों, आपको आशा करते समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं प्रश्न ख में। तो ये आ गया आपका प्रश्न ख। विपक्षी दलों का आरोप है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होने बयानों के चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। तो उत्तर क्या होगा इसका? इस घटना में चुनाव प्रचार में निष्पक्षता नहीं है। तो सुधार क्या होना चाहिए? चुनाव आयोग को चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों को रेडियो तथा दूरदर्शन अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बराबर समय दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ग में चलते हैं। तो ये है आपका, चुनाव आयोग की जांच, एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। उत्तर में इसका क्या होगा? समस्या क्या है इसमें? फर्जी मतदाताओं को चुनाव में गड़बड़ी की समस्या की संभावना रहती है। सुधार क्या कर सकते हैं? चुनाव आयोग को मतदाता सूची में जांच के समय करनी चाहिए, समय पर करनी चाहिए, और फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं घ में। प्रश्न घ में, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमला कर रहे थे। तो इसका क्या होगा? समस्या का कैसे, समस्या क्या है इसमें? उत्तर में देखिए, इस प्रकार की घटनाओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं। सुधार क्या करना है? चुनाव आयोग को चाहिए कि इस तरह के अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया जाए, उनको सजा दिया जाए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कहता है। जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसने इन बातों में क्या, इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? तो इसका प्रश्न क पे चलते हैं बच्चों। औरतों को उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनके मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, ये बयान सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको वोट डालने का अधिकार होता है। भारतीय मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता होती है, इसलिए महिलाएं बिना दबाव के मतदान कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न ख में। पार्टी पॉलिटिक्स के समाज में तनाव पैदा होते हैं, चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए। यह है आपका प्रश्न नंबर ख। अब हम चलते हैं इसके उत्तर पर। तो ये है इसका उत्तर, यह बयान भी सही नहीं, क्योंकि चुनाव में सबकी सहमति मिलना मुश्किल होता है, इसलिए चुनाव में बहुमत के आधार पर फैसला किया जाना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न ग में। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। तो उत्तर है, ये बयान सही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है। सिर्फ स्नातकों को चुनाव लड़ने का अधिकार देने से उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव होगा जो स्नातक नहीं है या जो कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं होगा। अब चलते हैं बच्चों अतिरिक्त प्रश्न पर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसको भी हम करेंगे। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 1, हमें चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उत्तर, हमें चुनाव की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें चुनाव के द्वारा हम अपने शासक चुन सकते हैं। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न 2 है, चुनाव क्या है? तो उत्तर होगा बच्चों, जिससे लोग ये नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं तथा यदि इच्छा हो तो उसे बदल भी सकते हैं। इस व्यवस्था को हम चुनाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? तो चुनाव में मतदाता कई प्रकार चुनाव करते हैं। पहला है, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का चुनाव कर सकते हैं। वे अपने कानून बनाने वाले चुनाव चुन सकते हैं। वे सरकार तथा उनके द्वारा बनाए कानून दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं? तो उत्तर, लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो या हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के मताधिकार को मत का समान मूल्य हो। ठीक है, दूसरा, चुनाव में कुछ उपलब्ध पार्टियों उम्मीदवारों को चुनाव उतरने की पूरी आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता है। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराने चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको उसको चेंज करना चाहिए, बदलना है।
चौथा, जो लोग वास्तव में चुनाव में चुनना चाहें उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से अपने उम्मीदवार का चुनाव कर सके। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लोकसभा तथा विधानसभा के कुछ चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो 5 वर्षों बाद। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 6, आम चुनाव किसे कहते हैं? सभी चुनाव क्षेत्रों में एक दिन या तो छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, उसे आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो हम चलते हैं इसके आंसर पर। तो उपचुनाव हम उसे कहते हैं, कई बार एक क्षेत्र में चुनाव किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हो जाता है तो उसे हम उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, वो जगह खाली होती है, उसे भरने के लिए दोबारा चुनाव कराया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश में अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है बच्चों आपका, लोकसभा में चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया गया है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 10, संसद सदस्य किसे कहते हैं? तो उत्तर है, प्रत्येक क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। प्रश्न 11, लोकतांत्रिक चुनाव की तरह एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो। तो हर वोट का बराबर मूल्य है। ठीक है बच्चों। विधायक किसे कहते हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12। तो विधायक किसे कहते हैं? विधानसभा की सीटों को निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, निर्वाचन क्षेत्रों की सीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र संसद अपना विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, लोकसभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की हैं? तो उत्तर, लोकसभा की अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 15 पे, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची चुनाव के काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है। इसके आधिकारिक रूप से मतदाता सूची है। आम बोलचाल में इसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं। चुनाव से पहले हमें चेक किया जाता है कि कुछ वोटर चेंज तो नहीं हो गए, कुछ बदल तो नहीं गए, कुछ उनमें दिक्कत तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के लिए हर बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट को रिवाइज कराया जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16। क्या कारण है हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? तो ये देखिए वो आंसर जो मैं बता रहा था आपको, सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो तथा व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। चूंकि हर साल अगले चुनाव में नए लोग मतदान के लिए उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव में पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। ठीक है, वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम है 25 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। टिकट किसे कहते हैं? पार्टी के मनोनयन के सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार, प्रश्न नंबर 20, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है? तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्न चीज़ों का विवरण देना होता है। उम्मीदवार के खिलाफ लगे संगीन आरोप, गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार सेकंड हो गया, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता देनी होती है, फर्स्ट कर लिया था हमने। थर्ड, उम्मीदवार तथा उसके परिवार सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न 21 में, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव के लिए दिया जाता है? तो लगभग 2 सप्ताह दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। तो इंदिरा गांधी, प्रश्न नंबर 22, इंदिरा गांधी की नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा दिया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 23 में चलते हैं, 1977 में अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? तो उत्तर है, लोकतंत्र बचाओ। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं 24 पर, वामपंथी दलों ने 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसको नाराज कर दिया था? तो जमीन जोतने वालों को। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न 25 पे, 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने किसका नारा दिया था? तेलुगु स्वाभिमान का। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं प्रश्न 26 पर। तो ये आपका प्रश्न 26, चुनाव के कानूनों के अनुसार उम्मीदवार तथा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकते? तो चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी ये काम नहीं कर सकते: मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा धमकी देना, उनसे जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग करना,
लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ये नियम बनाया हुआ है चुनाव। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसको भी बिल्कुल ध्यान रखना। भारत इसमें प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं बच्चों। हमारे देश में सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी किन चीज़ों को मनाही है? तो इन चीज़ों के लिए मनाही उत्तर में देख लीजिए। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारी का उपयोग करना, उपचुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं करना, और चुनाव की अधिसूचना होने के बाद किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 28 है आपका, मुख्य आयुक्त का नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करता है, तो इसका नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कराना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगली टॉपिक हम किस वीडियो पर बनाएंगे उसके ऊपर ज़रूर बताएं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।